डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर शगुफ्ता स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग अभी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को चरणबद्ध रूप से एक के बाद एक देख रहे हैं, जिसमें मैंने कल आपके साथ अपने पिछले वीडियो में गुलाम वंश का संपूर्ण इतिहास डिस्कस किया था। आज इसी कड़ी में जो अगला राजवंश है वो है खिलजी वंश, और आज हम लोग खिलजी वंश के विषय में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं डिस्कशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब वक्त है रिवीजन का और एक बार सबको रिपीट कर लेने का। तो खिलजी वंश की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर जाऊँ, वक्त है पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का। पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किस खिलाड़ी को घोषित किया गया, किसे ये अवार्ड दिया गया। तो 2021 का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है जिस प्लेयर को, वो है मीराबाई चानू, जिन्होंने ओलंपिक में पदक लाया था, रजत पदक। कल मैंने प्रश्न के टाइपिंग में एक मिस्टेक कर दिया था कि 2021 की जगह 2001 लिखा गया था। ये टाइपिंग मिस्टेक था। आई होप आप लोग मेरे शब्दों पर ध्यान दिए होंगे, लिखित पर नहीं, क्योंकि 2001 बाय मिस्टेक लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर है मीराबाई चानू, जिन्होंने ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक लाया था। अब वीडियो के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जिसमें हम लोग अपने टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और साथ साथ स्क्रीन पे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स भी मिल जाता है, जिसे आप कॉपी पर अपने नोटबुक पर राइट डाउन करके एक बेहतरीन नोट तैयार कर सकते हैं, नोट्स, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी सुविधा होगी और सहायता मिलेगी। और वीडियो का आखिरी हिस्सा और तीसरा हिस्सा संबंधित होता है आज के प्रश्न से। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। खिलजी वंश की यदि बात करें तो ये शुरू होता है गुलाम वंश के अंत होने के साथ, और गुलाम वंश का अंत होता है 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमशुद्दीन कैकूबाद का जो पुत्र था, उसकी हत्या के साथ ही जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा खिलजी वंश की नींव डाली जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर जाएं, एक नज़र इस बात पर डालते हैं कि ये खिलजी आए कहाँ से थे। तो इस विषय में इतिहासकारों के बीच मतभेद है। ये एक विवाद का विषय है, क्योंकि खिलजी कौन थे। कुछ इतिहासकार उन्हें तुर्क का मानते हैं, तुर्की जाति से ही संबंधित बताते हैं। कुछ कहते हैं कि वो भारत आने से पूर्व अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तट पर बसे हुए थे और उनका क्षेत्र खिलजी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, इसीलिए उन्हें खिलजी वंश का कहा गया। शमशुद्दीन की हत्या करके जो उसका उस समय सेनापति था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसने खिलजी वंश की स्थापना की। और इस घटना को इतिहासकार डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने खिलजी क्रांति का नाम दिया है। कहा है कि यह खिलजी क्रांति थी। खिलजी वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक वृद्ध व्यक्ति था। उसकी आयु बहुत अधिक थी जब वो राजा बना। 1290 में वो राजा बनता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से की थी। अलाउद्दीन खिलजी के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और फिरोज खिलजी ही उसका संरक्षक था, उसका चाचा था और बाद में उसका ससुर भी बना। 13 जून 1290 ईस्वी को शमशुद्दीन की हत्या करके, जो गुलाम वंश का अंतिम फर्जंद था, अंतिम उत्तराधिकारी था, मात्र 3 वर्ष की आयु का बच्चा, उसकी हत्या करके, इसे क्यूमर्स के नाम से भी जाना जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खुद को राजा घोषित करता है। बहुत सारे जो तुर्क अमीर थे वो खिलजियों से घृणा करते थे, क्योंकि उन्हें राजवंश का नहीं मानते थे और वो
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सिंहासन पर देखना नहीं चाहते थे, उसे हटाना चाहते थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत लंबे समय तक दिल्ली में इंटर नहीं करता है। दिल्ली के समीप कैकुबाद द्वारा एक बनाए गए महल, जिसे किलोखरी के महल के नाम से जाना जाता है, वो वहाँ रहता है। और वो दिल्ली में तब प्रवेश करता है जब उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि अब उसका कोई विरोधी नहीं रहा। उसे आभास हो जाता है कि अब जनता उसके साथ है, क्योंकि उसकी उदारतापूर्ण नीति से उसने खुद को कहा था कि मैं एक वृद्ध शासक हूँ, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, इसलिए मुझ पर कोई हमला ना करे। और वो जब उसे समझ में आ जाता है कि अब कोई भी विद्रोह, कोई भी झंडा उसके खिलाफ बुलंद नहीं होने वाला है, तब वो दिल्ली में प्रवेश करता है। कड़ा, उसके समय में कड़ा के सूबेदार थे मलिक छज्जू, जो सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करते हैं और अपने नाम के सिक्के चलवाते हैं और खुतबे पढ़वाते हैं। 1290 ईस्वी में जो उसका पुत्र था अरकल्ली खां, किसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, वो छज्जू को परास्त कर देता है। छज्जू जो कड़ा का सूबेदार था, लेकिन जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था वो छज्जू के साथ एक उदारतापूर्ण नीति का अनुसरण करता है और उसे माफ़ कर देता है। हालांकि 1292 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू खां का पुत्र अब्दुल्ला पंजाब पर आक्रमण कर देता है। 1292 जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल था। हलाकू खां का पौत्र जो था अब्दुल्ला, वो पंजाब पर आक्रमण करता है और इसी आक्रमण को दबाने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजा अलाउद्दीन को भेजते हैं। अलाउद्दीन जो कि हलाकू खां के पौत्र अब्दुल्ला से युद्ध करने जाता है और इस युद्ध में वो विजय भी होता है और एक संधि करके वो लौटता है। चंगेज़ खां का जो पौत्र था उलुग, वो चंगेज़ खां जो मंगबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के पीरियड में आया था, उसका पौत्र था उलुग। उलुग ने लगभग 4000 मंगोलों के साथ इस्लाम ग्रहण किया और भारत में न रहने का निर्णय लेता है। इस युद्ध में जब जो जाता है अलाउद्दीन, तो पराजित करने के बाद चंगेज़ खां के पौत्र उलुग खां और 4000 सैनिकों को, जो मंगोल सैनिक थे, उनको इस्लाम धर्म ग्रहण करवाता है और उन्हें भारत में रहने के लिए जगह देता है। अभी तक जो सल्तनत काल का शासन चल रहा था वो उत्तर भारत में था, दक्षिण भारत में रुख नहीं किया था। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही उसका भतीजा या दामाद कहिए अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो देवगिरी पर विजय प्राप्त कर लेता है। देवगिरी जो दक्षिण भारत में एक बड़ा राज्य था, अलाउद्दीन के नेतृत्व में वहाँ सेना जाती है और देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र और उनके बेटे शंकर देव को हराकर अलाउद्दीन खिलजी अपनी दक्षिण भारत में पहली जीत दर्ज करता है। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी को अपार धन संपदा हाथ लगती है, जिसमें 50 मन सोना, 7 मन हीरे मोती और ढेरों सारे रुपए, मतलब उस समय के अशरफियाँ, जो उस समय सिक्के चलते थे, आभूषण, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इतनी मिलती हैं कि 40 हाथियों पर लाद कर अलाउद्दीन खिलजी उन्हें वापस अपने साथ लाता है। जब इस बात की सूचना उसके चचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मिलती है तो वो अपने भतीजे की सफलता से प्रसन्न होता है और उसे बधाई देने स्वयं दिल्ली से चलकर कड़ा जाता है, क्योंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का सूबेदार था और कड़ा में था। जलालुद्दीन जब कड़ा पहुंचता है तो वहाँ अलाउद्दीन के इशारे पर मलिक काफूर के द्वारा
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी जाती है 22 अक्टूबर 1296 को। मलिक काफूर जो एक अफ्रीकी हबशी था, उसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में देता है गुलाम के तौर पे, और कहता है कि ये तुम्हारा मालिक है और आज से तुम्हारी हर बात मानेगा। अलाउद्दीन को कहता है कि तुम इसके मालिक हो और ये तुम्हारी हर बात मानेगा। और जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहा होता है, अलाउद्दीन खिलजी का इशारा पाते ही मलिक काफूर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। इस तरह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने ही भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के हाथों मारा जाता है 1296 में। यहाँ से खिलजी वंश का एक शासक समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे शासक के तौर पर अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 में शासक बना और लगभग 1316 ईस्वी तक उसका शासनकाल है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। उसके उत्तर और भारत के अभियान के लिए, उसके बाजार नियंत्रण के लिए, उसके न्याय व्यवस्था के लिए, उसके प्रशासनिक सुधार के लिए, कई चीज़ों के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशब था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई शहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था। अपनी चचा की हत्या के बाद वो अपने ससुराल के लगभग सभी लोगों की हत्या करवा देता है, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पुत्र, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, सभी लोग सम्मिलित हैं। और सबकी हत्या करवाने के बाद वो अपने आप को खिलजी वंश का दूसरा शासक नियुक्त करता है और ख़ुद को सुल्तान बनाते ही वो सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता है। उसे आप खलीफा द्वारा मान्यता मिल गई थी और यामीन उल खिलाफत नसीरी उल मोमीन की उपाधि ग्रहण करता है। वो ध्यान रखिएगा, वो स्वयं सिकंदर सानी की उपाधि लेता है और बाद में जब उसे खलीफा द्वारा राजा के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है, तब उसे यामीन उल खिलाफत नसीर अमीरुल मोमिनीन की उपाधि दी जाती है। उसने अपना राज्याभिषेक बलबन द्वारा बनाए गए लाल महल में करवाया। बलबन ने अपने जीवन में एक महल बनवाया था दिल्ली में, जिसका नाम लाल महल था। अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक इसी लाल महल में करवाता है। बड़े कुशलता से वो अपने शासनकाल में हो रहे विद्रोहों का दमन करता है और अत्यंत ही निष्ठुरता, निरंकुश और कड़ाई के साथ अपने शासन व्यवस्था को मजबूत करते हुए मंगोलों के आक्रमण से भारत को सुरक्षित करता है और लगभग 2000 मंगोलों को इस्लाम ग्रहण करने के लिए करवाता है और दिल्ली के आसपास बसवाता है। इन्हें नवोदित मुसलमान या नए मुसलमान की संज्ञा दी जाती है। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में भी किया और दक्षिण भारत में भी किया। उत्तर भारत में उसने मुल्तान को जीता। दिल्ली के बाद उसने उलुग खां और जफ़र खां को मुल्तान भेजा और मुल्तान को अपने शासनकाल में ही दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। उसने जलालुद्दीन फिरोज के 2 पुत्र थे, अकरली और रुकनुद्दीन, दोनों को अंधा करके बंदी बना लिया था। उसने अपनी पत्नी मलिका जहां, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री थी, उसे भी बंदी बना लिया था। इसके बाद वो दूसरा अभियान करता है गुजरात पर। 24 फरवरी 1299 को गुजरात में उसने नुसरत खां व उलुग खां के नेतृत्व में सेना भेजा और वहाँ के जो शासक थे कर्ण बघेला, उन्हें पराजित करके गुजरात पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने रणथंभौर 1299 में ही रणथंभौर के विरुद्ध वहाँ के जो शासक थे हमीर देव, उनके खिलाफ सेना भेजा। इस सेना का नेतृत्व भी उलुग खां व नुसरत खां ने किया। प्रथम चरण में शाही सेना जलालुद्दीन खिलजी की सेना थी पराजित हो जाती है।
लेकिन पुनः सुल्तान स्वयं रणथंभौर के लिए प्रस्थान करता है। रणथंभौर के दुर्ग को घेरा डालकर रणथंभौर के साथ युद्ध करता है और इस युद्ध में वो जीत जाता है और रणथंभौर के शासक हम्मीर देव पराजित हो जाते हैं। वहाँ की तमाम राजपूत स्त्रियों ने अपने आप को जौहर करके अग्निकुंड को समर्पित कर दिया और वीर गति को प्राप्त हो गई। रणथंभौर के बारे में एक कहानी भी प्रचलित है कि उसने वहाँ की रानी पद्मावती को पाने के लिए युद्ध किया था, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है क्योंकि इसका वर्णन केवल और केवल मलिक मोहम्मद जैसे की पुस्तक पद्मावत से मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा वास्तविकता नहीं पता चलती है। इसके बाद उसने चौथा अभियान मेवाड़ पर किया 1303 ईस्वी में। 28 जनवरी 1303 ईस्वी में उसने सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और ये युद्ध काफ़ी लंबा चला। 7 महीने तक एक कठोर संघर्ष चला और अंततः अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ के किले पर फतह हासिल करने में सफलता मिल गई। यहीं पर उसने रानी पद्मिनी की पाने की कोशिश की, लेकिन रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। इसके बाद उसने मालवा पर आक्रमण किया 1305 में। 1305 में उसने मालवा के शासक को पराजित करके मालवा को अपने कब्जे में लिया। यहाँ उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो उनका नाम था कोका। तो प्रधानमंत्री कोका प्रधान ने शाही सेना का विरोध किया, किंतु मालवा पर भी अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। मालवा के बाद उसने सिवाना का रुख किया। ध्यान दीजिएगा, मुल्तान, गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, इन सब को जीत रहा था वो, और जीतते हुए वो बढ़ रहा था और अब पहुंचता है वो सिवाना। 1308 ईस्वी में सिवाना के शासक जो थे शीतल देव, उनके विरुद्ध अभियान किया और उन्हें भी पराजित किया और उनको भी लास्ट में आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इसके बाद उत्तर भारत में इसका अंतिम अभियान जो था वो जल्लौर के विरुद्ध था। ये अभियान जो मुल्तान से शुरू हुआ था, इसका अंतिम पड़ाव जल्लौर था। जल्लौर के शासक थे कन्हार देव। जल्लौर पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने 1311 में उत्तर भारत में नेपाल, कश्मीर, असम जो बचे हुए थे उन्हें भी अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का रुख किया और दक्षिण भारत में देवगिरी 1307 से 1308 के बीच मलिक काफूर जो कि इसका ग़ुलाम था, अफ्रीकी ग़ुलाम, उसके नेतृत्व में देवगिरी के अभियान किया। इसी अभियान में उसे कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ। इसके बाद वारंगल 1309 से 10 में वारंगल के विरुद्ध अभियान किया। इस अभियान में मलिक काफूर को आत्मसमर्पण करते समय वहाँ के शासक ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और उसे जंजीरों से जकड़कर मलिक काफूर को दिया और आत्मसमर्पण किया, और साथ ही 100 हाथी और 7000 घोड़े भी दिए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र पर 1310 से 1311 के बीच अभियान किया। इस अभियान का भी नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। इसमें रामचंद्र जो कि द्वार समुद्र के शासक थे, उन्होंने होयसल राजा के विरुद्ध मलिक काफूर को मदद दी और अधीनता स्वीकार कर लिया अलाउद्दीन खिलजी की। इसके बाद पांडराज पर भी उस समय 2 भाई सुंदर पांड और वीर पांड का शासन था। इनके विरुद्ध भी अलाउद्दीन खिलजी ने संघर्ष किया और यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी को सफलता हाथ लगी। इसके बाद देवगिरी के विरुद्ध दूसरा अभियान किया, क्योंकि देवगिरी में रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र थे शंकर देव, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया और फिर इस दूसरे अभियान में शंकर देव को मरवा दिया, यानी कि शंकर देव की हत्या कर दी गई और मलिक काफूर ने देवगिरी पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये तो कुछ उत्तर भारत और दक्षिण भारत में
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सैन्य अभियान थे। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण, उसने बाज़ारों में वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए। बाज़ार में कालाबाजारी ना हो, इसे रोकने के लिए उसने एक अलग विभाग का गठन किया। उसने दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज़, दीवाने इंशा, दीवाने रियासत जैसी कई विभाग बनाई जो कि राजकाज में देखभाल का कार्य कर सके, बाज़ार पर नियंत्रण कर सके, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर सके, जिससे कि लोगों को खाने पीने की वस्तु, खाद्यान्न की कमी ना हो और ज़रूरत की वस्तुएं सभी को उपलब्ध हो सके। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अस्थायी सेना रखी जाने लगी। उसके समय में 4,75,000 सुसज्जित वर्दी वाले सैनिक थे और ये सैनिक घुड़सवार सैनिक थे, यानी कि एक विशाल सेना। उनका रख रखाव और सेना को नकद में वेतन देने की व्यवस्था की अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही सुसज्जित था। उसने दो तरह के गुप्तचर रख रखे थे, एक जो एक ही स्थान पर रहकर काम करते थे और दूसरे जो घूम घूम कर इंफॉर्मेशन, सूचना एकत्रित करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने न्याय व्यवस्था से, अपने वित्तीय व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था से और बाजार नियंत्रण के द्वारा प्रशासन पर पकड़ कायम की। उसने अपने शासन में निरंकुश होते हुए भी जनता के हित का ध्यान रखा। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल अगर मोटा मोटी कहें तो एक अच्छा शासनकाल रहा, जिसमें आर्थिक रूप से दिल्ली सल्तनत को बढ़ावा मिला। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहाबुद्दीन, उमर और मलिक काफूर दो उसके प्रमुख सहयोगी रहे जो इस व्यवस्था में उसका हाथ बटा रहे थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है 1316 में। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह योग्य नहीं था। उसके समय में कई विद्रोह होने लगते हैं और 4 ही साल में उसे सत्ता से हटाकर नसीरुद्दीन खुसरू शाह को बैठाला जाता है। नसीरुद्दीन खुसरू शाह भी सक्षम नहीं था क्योंकि कई सारे तुर्क उसे पसंद नहीं करते थे। और अंततः ग़ियासुद्दीन तुगलक, जो उस समय एक सेनापति के पद पर था, वो नसीरुद्दीन खुसरू शाह को गद्दी से हटाकर पराजित करके खुद गद्दी पर अधिकार करता है और 1320 ईस्वी में एक नए राजवंश, तुगलक राजवंश की नींव डालता है। तो जो खिलजी वंश 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंत के साथ शुरू होता है, वो 1320 ईस्वी में यानी मात्र 30 साल के पीरियड में समाप्त हो जाता है। और इस 30 साल के पीरियड में हमें 4 शासक मिलते हैं: जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और अंतिम नसीरुद्दीन खुसरो शाह। और इन 4 राजाओं में सबसे बड़ा शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का है। बाजार व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नियंत्रण, बाजार नियंत्रण, ये सारी चीज़ें हमें अलाउद्दीन खिलजी के काल में देखने को मिलती हैं। तो ये तो हम लोगों ने खिलजी वंश का एक डिस्कशन लिया। आपके साथ अगले वीडियो में मैं तुगलक वंश पर बात करूंगी। लेकिन जाते जाते समय है आज के प्रश्न का। हमारा आज का प्रश्न है, प्रश्न काफ़ी लोकप्रिय है और वो प्रश्न ये है कि दिल्ली के लाल किला में, यानी दिल्ली स्थित लाल किला में जो 10 दिवसीय महोत्सव का आयोजन मार्च 2022 में किया गया, उसको क्या नाम दिया गया? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। दिल्ली के लाल किला में मार्च 2022 में जो 10 दिवसीय महोत्सव का आयोजन हुआ, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए धरोहर योजना, ऑप्शन 2 भारत भाग विधाता योजना, ऑप्शन सी निर्मला योजना, ऑप्शन डी निर्भया योजना। तो इन 4 नामों के साथ मैं आपके लिए स्क्रीन पर ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। जो सही आंसर है या आपको जो सही लगता है हमें कमेंट कर कर बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के भी शेयर करें। और यदि पेज पर न्यू हैं
तो पेज को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में तुगलक वंश के टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।